वेलकम बैक बच्चों। आज हम जौहर पंचम की नाक के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए इनको। पहला क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र में जौहर पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। आंसर इसका सुनिए आप ध्यान से। सरकारी तंत्र पे जौहर पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। परतंत्रता यानी गुलामी की छाप है। चाटुकारिता खुशामद या चापलूसी उनके तन मन में विद्यमान है, और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है वहाँ फिर अपने सम्मान का कोई भी महत्व नहीं होता। अर्थात सरकारी तंत्र में जौहर पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता जो दिखाई देती है वह हमारी किस चीज़ की पहचान है। सदियों पुरानी हमारी विदेशों की जो हम गुलामी हमने सही है, वो उस गुलामी की, उस परतंत्रता की वो छाप दिखाई देती है। चाटुकारिता क्या होती है? किसी की चापलूसी करना, किसी की खुशामद करना उनके तन मन में विद्यमान है। और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है वहाँ फिर अपने सम्मान का कोई महत्व ही नहीं होता। और जहाँ लोग किसी की चापलूसी करते हैं वहाँ वो खुद अपने सम्मान की, आत्म सम्मान का उनके मन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें तो गुलामी की आदत हो जाती है, उन्हें अंग्रेजों की चापलूसी करने की आदत हो जाती है। तो सरकारी तंत्र जौहर पंचम की नाक लगाने के लिए चिंतित है, जिसने न जाने कितने ही कहर हम सब पर ढहाए हैं। और यहाँ सरकार उनके अत्याचारों को याद न करके क्या कर रही थी? उनके सम्मान में जुट जाती है। अर्थात सरकारी तंत्र जो है, सरकारी ऑफिसर जो भी थे हमारे दिल्ली के, वो क्या किसके लिए चिंतित थे? कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, इसके लिए चिंतित थे। और उसी जॉर्ज पंचम ने हम पर न जाने कितने ही अत्याचार किए हैं। उन्हें उन सब की चिंता नहीं है, उन सब का नहीं है कि उसने हमारे साथ में कैसा व्यवहार किया। उन्हें तो किस चीज़ की चिंता थी? कि उनकी नाक लगानी है। यह सरकार उनके अत्याचारों को याद नहीं करती है, वो तो क्या करती है और उनके सम्मान में जुट जाती है कि उनकी नाक लगा के हमें, जो रानी आ रही है इंग्लैंड की, उस रानी के सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वहाँ के राजा जो जॉर्ज पंचम थे, उनकी नाक नहीं है तो ये रानी का एक तरह का अपमान है। तो वो क्या कोशिश करे थे कि किसी तरह से जॉर्ज पंचम की नाक लग जाए तो हमारी नाक भी रह जाएगी। उन्हें अपने आत्मसम्मान की चिंता नहीं थी, उन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि उसी जॉर्ज पंचम ने हमारे पे कितने अत्याचार किए। उन्हें तो सिर्फ रानी के सम्मान की चिंता थी कि रानी की नाक ना कटे, रानी का अपमान न हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र होने पर भी आज भी हमारे मन में परतंत्रता की आदत है। आज भी हमारे मन में विदेशी गुलामी की जो छाप है, जो चाटुकारिता की आदत है, वो अभी समाप्त नहीं हुई है। आज भी हमारे मनों में कहीं ना कहीं उसी विदेशी परतंत्रता की, उसी गुलामी की, कहीं ना कहीं उसी चापलूसी की आदत अभी भी हमारे भीतर समाप्त नहीं हुई है। सरकारी तंत्र अपनी मर्यादा को पीछे रखकर उस जॉर्ज पंचम नामक व्यक्ति के नाक के लिए चिंतित है। सरकारी तंत्र, जो सरकारी ऑफिसर थे, वो अपनी मर्यादा को ना देखते हुए वो सिर्फ उस जॉर्ज पंचम नामक व्यक्ति के नाक को लगाने के लिए बेहद चिंतित है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में। इस तरह की सरकारी तंत्र इस अयोग्यता, अदूरदर्शिता और मूर्खता, चाटुकारिता को ही दर्शाती है। तो इस तरह की जो सरकारी तंत्र है, इस तरह के जो सरकारी ऑफिसर का जो उनकी कार्यवाही है, वो उनकी किस चीज़ को दर्शाती है? उनकी अयोग्यता, उनकी अदूरदर्शिता, उनकी मूर्खता और चापलूसी करने की उनकी आदत को दर्शाती है। अर्थात उन्होंने अपने आत्मसम्मान को इम्पोर्टेंस ना देते हुए किसको इम्पोर्टेंस दी? इंग्लैंड की महारानी के जो शासक थे इंग्लैंड के, जॉर्ज पंचम, उनको इम्पोर्टेंस दी, उनकी मूर्ति को इम्पोर्टेंस दी, ना कि अपने देश के सम्मान को, अपने देश के गौरव को इम्पोर्टेंस दी। वे आज भी उस विदेशी शासक की चापलूसी की, आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं चापलूसी करने की आदत है। इसी प्रकार यहाँ इस कहानी में यही दिखाया गया है कि किस प्रकार जो सरकारी ऑफिसर थे वो सिर्फ अपनी जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने की बात पर इतने परेशान थे। तो ये उनकी जो ये भागा दौड़ी इसमें जो दिखाई गई है उस नाक को लगाने के लिए, ये उनकी दूरदर्शिता और उनकी मूर्खता और विदेशों की चापलूसी करने की आदत को ही दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बच्चों। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तरसंगत ठहराएंगे?
इसका आंसर हम देखते हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी रानी के दौरे से अच्छी तरह परिचित था। अब दर्जी जानता था कि रानी पाकिस्तान, भारत और नेपाल का दौरा भी करेगी, तो उस देश के अनुकूल ही उसकी वेशभूषा होनी चाहिए। अब दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसा कैसा ड्रेस पहनेंगी रानी। भाई नेपाल में जाएगी तो नेपाल में कैसी ड्रेस पहनेंगी, भारत में आएगी तो भारत में कैसी ड्रेस पहनेंगी, पाकिस्तान जाएंगी तो रानी पाकिस्तान में कैसी ड्रेस पहनेंगी, और किस देश में कौन सा ड्रेस पहनेंगी। तो इस बात का दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, इस बात की नहीं कोई दिशा निर्देश था उसके लिए। उसकी चिंता तो अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना तो हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था कि जितना अच्छा वस्त्र होगा उतनी ही मेरी भी ख्याति होगी। दर्जी का ये मानना था कि जब लोग रानी की ड्रेस की तारीफ करेंगे तो किसकी तारीफ होगी, साथ में दर्जी की, कि दर्जी ने रानी के लिए अच्छे कपड़ों का सिलेक्शन किया। और उसका सोचना था कि जितना अच्छा वस्त्र होगा उतनी ही मेरी भी ख्याति होगी। वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि रानी से जुड़े सभी समाचार अखबार में छपता है, तो जब रानी के कुत्तों तक की खबरें छप रही है तो रानी की इच्छा के अनुकूल ड्रेस मिलने पर मेरी भी ख्याति हो जाएगी। दर्जी के मन में ये विचार था कि जब रानी के कुत्तों की, रानी के नौकरों की, रानी के खानसामों की, इन सब की खबरें जब अखबार में आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं मैं रानी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, रानी के ड्रेस के लिए कुर्ता सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके लिए कपड़ा अच्छा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जब उस रानी उस ड्रेस को पहनकर दौरे पे जाएगी तो रानी की ड्रेस की तारीफ होगी, तो साथ में किसकी तारीफ होगी, दर्जी की भी होगी कि दर्जी ने रानी के लिए अच्छा ड्रेस सेलेक्ट किया। तो दर्जी के मन में यही था कि यह अच्छी तरह वो जानता था कि रानी से जुड़े सभी समाचार अखबार में छपते हैं, तो जब रानी के कुत्तों की भी खबरें अखबार में छप रही है तो रानी की इच्छा के अनुकूल जब मैं ड्रेस रानी के लिए सिलूंगा तो उस ड्रेस के सिलने पर मेरी भी ख्याति अखबार में आएगी, मेरा भी नाम होगा, मेरे बारे में भी अखबार में खबर छपेगी। तो इस तरह उसकी चिंता एक प्रकार से उचित ही थी। तो हम यहाँ पर दर्जी की जो चिंता है उसको उचित ठहराएंगे। उसके मन में यही भावना थी कि रानी कहाँ जाएगी, किस तरह की ड्रेस पहनेगी, उस ड्रेस को जब लोग देखेंगे तो लोगों के मन में क्या छाप पड़ती है रानी के कपड़ों की। जब रानी की ड्रेस की तारीफ होगी तो साथ में मेरी भी तारीफ होगी। रानी के बारे में जब खबरें छपेंगी वो उस खबरों की जो रानी की ड्रेस की तारीफ होगी तो साथ साथ मेरी भी तारीफ होगी। तो यहाँ दर्जी की चिंता उचित ही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रश्न 3। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। रानी एलिजाबेथ के स्वागत में नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। काफी प्रयास किए गए थे। हम देखते हैं आंसर कि दिल्ली की काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। फर्स्ट देखते हैं हम, सरकारी भवनों की साफ सफाई की गई होगी और साथ में रंग रोगन कर उन्हें चमकाया भी गया होगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी हमारे नेता हमारे देश भ्रमण के लिए आते हैं तो क्या होता है, जगह जगह सड़कें साफ की जाती है, जगह जगह सजावट की जाती है, जगह जगह रंगोली बनाई जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि सरकारी भवनों की साफ सफाई की गई और साथ में क्या किया, रंग रोगन करके उन्हें चमकाया भी गया होगा। दूसरा है, जगह जगह पर पड़े हुए जो कूड़े करकट के ढेर थे उनको उठाने का प्रयास किया गया होगा। और जो दर्शनीय स्थल थे हमारे देश के फेमस, उन दर्शनीय स्थलों को फूल मालाओं से, रंगोली से सजाया भी गया होगा। थर्ड है, रानी की नज़र कहीं झोंपड़ी झुग्गी बस्तियों पर ना पड़ जाए, यह सोचकर उनको किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया होगा। कि हमारे देश में जगह जगह जो गरीब लोग हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, तो रानी की नज़र जब उन पे पड़ी तो देखिए कि रानी की इस देश में ऐसे लोग भी रहते हैं, तो उससे हमारे देश का अपमान नहीं हो, ये सोचकर जो दिल्ली के सरकारी तंत्र उन्होंने उन झुग्गी झोपड़ी पर उन लोगों को दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया। और फोर्थ है, सभी सड़कों को साफ सुथरा किया होगा। वो आमतौर पर किया ही जाता है जब भी कोई बाहर के लोग आते हैं या कोई नेता वगैरह आते हैं तो क्या होता है, सर्वप्रथम तो सड़कों की साफ सफाई की गई और प्रमुख स्थानों पर सजे हुए जो तोरण द्वार थे वे बनाए गए होंगे और जगह जगह बैनर और बोर्ड लगाए होंगे। रानी एलिजाबेथ के जगह जगह पर बैनर और बोर्ड लगाए गए होंगे। फिफ्थ, जगह जगह पर स्वागत समारोह की तैयारियां की गई होगी। कहीं पर स्कूल के बच्चे हाथ में झंडे और झंडियां लिए हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे होंगे, वेलकम करेंगे रानी का। तो कहीं पर नृत्य और वाद्य यंत्रों से उनका रानी का स्वागत किया गया होगा। छठा है, कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं को झुंड हाथ में पुष्पहार और बुके आदि सब लिए खड़े होंगे।
जो प्रमुख स्थान थे जहाँ जहाँ से रानी निकलेगी, जिस जगह से, उन प्रमुख स्थानों पर कई जगह जो देश के सम्मानित नेता हैं वे अपने हाथ में पुष्प लिए हुए रानी के स्वागत के लिए खड़े होंगे, बुके लिए हुए रानी के स्वागत के लिए खड़े होंगे, और फोटो लिए जाने के कारण एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए कहीं कहीं धक्का मुक्की हो रही होगी कि रानी के साथ हम भी फोटो लेंगे। इस कोशिश में लोगों में आपस में धक्का मुक्की भी हुई होगी। उसके बाद है नेक्स्ट, सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की भी व्यवस्था की गई होगी। हम देखते हैं आमतौर पर जब भी कोई बड़े आदमी जब बाहर से आते हैं तो जगह जगह पर लोग इकट्ठे नहीं हों, लोगों को हटाने के लिए जगह जगह पर, स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था भी की गई होगी। नेक्स्ट है सरकारी भवनों पर झंडे भी लगाए गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जगह जगह पर ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन वाले पोस्टर भी लगाए गए होंगे। कई स्थानों पर ब्रिटेन और भारत की फ्रेंडशिप के जो स्लोगन हैं वो वाले पोस्टर, वो वाले बैनर भी लगाए गए होंगे। तो इस प्रकार दिल्ली की काया पलट हुई। दिल्ली की काया पलट के लिए ये प्रयत्न किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो क है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आ भी सकता है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप ध्यान से पढ़कर समझकर अपनी लैंग्वेज में आप दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताया है क है कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। इसका आंसर हम देखते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। आमतौर पर क्या होता है, आज के अखबारों में, आज के न्यूज़पेपर में जो चर्चित हस्तियां हैं उनके पहनावे पे, उनके खान पान, उनकी रहन सहन, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते पीते हैं, कहाँ जाते हैं आते हैं, ये इन सभी आदतों को अखबार में दिखाया जाता है, उनके बारे में वर्णन आता है। तो इससे क्या होता है, इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन कर दिया है। कैसे परिवर्तन होता है जन सामान्य की आदतों में? ऐसी बातों को बार बार चर्चित कर उस पर विशेष रुचि लेते दिखाई देते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता छिछली है, उसके प्रति विचार है कि इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। इससे जन सामान्य का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेन हस्तियाँ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में जब अखबार में खबरें छपती है, उनके पहनावे के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनकी जो आदतें हैं, जो सब, उस सब का वर्णन जब हम अखबार में देखते हैं तो आज की जो न्यू जनरेशन है वो भी उनको कॉपी करने की कोशिश करती है। और जब बार बार उनके बारे में वर्णन दिखाया जाता है, इस प्रकार की पत्रकारिता किस तरह की लगती है, हमें छिछली लगती है। हमारा विचार ये है कि इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार उनको दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना, ये पत्रकारिता का कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की बातों को ज़्यादा तूल देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ये कोई पत्रकारिता का अच्छा कार्य नहीं है। इसके लिए हम उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे। इससे जनसामान्य का कोई लेना देना नहीं है, जनसामान्य का कोई संबंध नहीं है। पत्रकारिता में बहुत से ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो खुद के चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं हैं, परंतु चारों तरफ से वे चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं, जो समाचार पत्रों में छाप दिए जाते हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि पत्रकारिता में कई बार ऐसे व्यक्तियों को के चरित्र को भी बहुत महत्व दे दिया जाता है जो हकीकत में खुद के चरित्र पर कभी खरे उतरते ही नहीं हैं, और बार बार में उनके बारे में जो ये उनके रहन सहन, खाने पीने की, उनके बनावटी जीवन जीने की जो आदतें हैं, वो जो बार बार न्यूज़पेपर में देते हैं, तो हमारी न्यू जनरेशन भी उसको कॉपी करने की कोशिश करती है। फलाने ऐसे कपड़े पहने, फलाने ऐसी आदतें हैं, तो उन आज की जो युवा पीढ़ी है वो उन हस्तियों को, उनकी जो आदतें हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, उनका जो पहनावा है, उसको कॉपी करती हैं। वे चरित्र को नहीं इम्पोर्टेंस देती हैं, वे सिर्फ उनकी बाहरी जो उनका जो जीवन है वो उसको कॉपी करती हैं। तो यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि अखबार में, पत्रकारिता में कई बार हम ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को इम्पोर्टेंस दिया जाता है जो उनका खुद का हकीकत में कोई चरित्र होता ही नहीं है, उनमें वो कभी अपने चरित्र पर खरे उतरते ही नहीं है, लेकिन बार बार वो चारों तरफ से चर्चा में बने रहते हैं सिर्फ इसलिए कि, तो वो कई कारण इसीलिए वो असहज कार्य करते हैं जो समाचार पत्रों में छाप दिए जाते हैं, जो कि छापने के लायक होते ही नहीं हैं। अर्थात वो जो व्यक्ति हैं उनकी जो चकाचौंध वाली दुनिया है वो
बस उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि उनकी रहन-सहन, उनके खान-पीन को, हकीकत में उनके चरित्र को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और हमारी जो युवा पीढ़ी है इसी चकाचौंध को कॉपी करती है। जो मेन चीज़ है वो उसको कॉपी ना करती है। इसलिए यहाँ कहे जा रहे हैं कि इस प्रकार की पत्रकारिता जो है वो अ, कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं करती है। ऐसी हस्तियों को, उनके पहनावे के, उनके खान-पान को, उन चर्चित हस्तियों की आदतों को जो उनके बारे में छापती है, तो वो कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है। ख है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? वही चीज़ है जो अभी हमने ऊपर की थी बच्चों, कि चर्चित व्यक्तियों के बारे में बार बार की गई जो व्यर्थ की चर्चाएं हैं वो हमारी युवा पीढ़ी पर क्या बुरा प्रभाव डालती हैं। उन सभी चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास हमारी युवा पीढ़ी करती है। उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं भी युवा पीढ़ी के मन में ऐसा भयंकर रूप धारण कर लेती है जिससे युवा पीढ़ी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। ये युवा पीढ़ियां अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूले व्यर्थ की सजावट में अपना समय और धन खर्च करने लगती है। सभी युवा पीढ़ी पत्रकारिता से जुड़े हुए इस दुष्परिणाम से अच्छी तरह सुपरिचित है, किंतु उन्हें उनके भविष्य, देश की बिगड़ती हालत से कोई लेना देना नहीं रह गया है। ये जो युवा पीढ़ी को उच्छृंखल बनाने या उनके उद्देश्य भटकाने के लिए अधिक से अधिक घिनौने रंगीन समाचार चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं और युवा पीढ़ी पर इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है जो वेस्टर्न कल्चर है इसके बारे में जो व्यर्थ की चर्चाएं हैं युवा पीढ़ी पर, हमारे वहाँ के चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में बार बार जो खबरें छपती हैं, उनके रंगीन चित्र, उनके फोटोज़, उनकी पहनावा, ये सब का जो है हमारी युवा पीढ़ी पर, भारत की जो यंग जनरेशन उनके पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। वे उनकी संस्कृति में जीने की कोशिश करती है, वे वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की कोशिश करती हैं। उनकी वेस्टर्न कल्चर में जो जाने की, वहाँ की जो कपड़े का पहनावा है, उस उनकी जो उस कल्चर को जीवन में अपनाने की बढ़ती हुई इच्छाएं जो युवा पीढ़ी के मन में ऐसा भयंकर रूप धारण कर लेती है, उस कारण हमारी आज की यंग जनरेशन पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। और ये जो युवा पीढ़ी अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को तो एक तरह से भूल ही चुकी है और वो क्या करती है, सिर्फ बाहरी दिखावट को, बाहरी सजावट को ही इम्पोर्टेंस देती है और उसी में वेस्ट ऑफ मनी, धन खर्च करती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है लोग उसको भूलते जा रहे हैं और सिर्फ नकल और वेस्टर्न कल्चर की सिर्फ बाहरी नकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी में पैसे खर्च करते हैं। सभी युवा पीढ़ी पत्रकारिता से जुड़े इस दुष्परिणाम से अच्छी तरह सुपरिचित है, किंतु उन्हें अपने देश के भविष्य, देश की बिगड़ी हालत से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ बाहरी दुनिया की चकाचौंध से मतलब है, वहाँ के किस तरह का कल्चर है, वहाँ लोग कैसे जाते हैं। आजकल के कई बच्चे हम देखने को मिलता है विदेशी कल्चर में, जैसे यंग जनरेशन, कई छोटे छोटे बच्चे भी जो नशे की आदत पड़ जाती है, सिर्फ होटलों में जाना, क्लब में घूमना, यही सब जो देखा जाता है विदेशी सभ्यता में, इस सब का प्रभाव हमारे देश में भी पड़ रहा है। हमारे भी बच्चे आज इसी चीज़ की ओर ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये युवा पीढ़ी को एक तरह से बिगाड़ने का, उनके उद्देश्य से भटकाने के लिए ही अधिक से अधिक घिनौने रंगीन समाचार पत्र जो अखबारों में आते हैं वो एक तरह से गलत है और युवा पीढ़ी पर इसका कोई अच्छा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह की पत्रकारिता हमारी युवा पीढ़ी पर बुरा ही प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर हम देखते हैं बच्चों। जॉर्ज पंचम के खंभे की नाक को फिर से लगाने के लिए जो सराहनीय प्रयास किए गए वे सब निश्चित ही बहुत ही हैरान करने वाले थे हमारे लिए। पहला तो क्या किया उन्होंने, मूर्तिकार ने पहले तो फाइलें ढूंढवाई जिससे इस पत्थर के स्थान का पता चल सके कि इस मूर्ति का जो पत्थर है वो कहाँ से लाया गया। इसके लिए उन्होंने पुरानी फाइलें ढूंढी। दूसरा है, फाइल के न मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया और उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोजा है। मूर्तिकार ने क्या किया, जब फाइल नहीं मिली तो उसने पत्थर ढूंढने के लिए वो भारत के कोने कोने में गया, भारत के हर कोने के पे जो पहाड़ है वहाँ गया और उसने हिंदुस्तान का पूरा कोना कोना खोज डाला। तीसरा है, मूर्तिकार ने अपने देश में स्थित सभी नेताओं की मूर्तियों की नाक को नाप लिया। अपने जितने भी हमारे देश के नेताओं की मूर्तियां थी उन सभी की नाक को साइज, नाक की जो साइज थी उसने उसको चेक किया।
जिसके लिए वे देश के उन सब नेताओं की मूर्तियों को ढूंढते ढूंढते साथ में नाक को नापते नापते देश के हर एक प्रांत और जिले में गया। उस नाक को ढूंढने के लिए वो हमारे देश के जितने भी नेता होती हैं उनकी मूर्तियों को ढूंढते ढूंढते और उनकी नाक की साइज को चेक करते करते वो एक देश से दूसरे देश में, एक जिले से दूसरे जिले में, पूरे हिंदुस्तान में वो घूमता ही रहा। बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए जो बच्चों की स्थापित मूर्तियों की जो नाक थी उनको भी उन्होंने नापा, परंतु सभी बड़ी निकली। जो बच्चे शहीद हुए थे, जो बच्चों की मूर्तियां थी, उन बच्चों की नाक को भी उन्होंने नापा, लेकिन वे सब भी बड़ी निकली जॉर्ज पंचम की नाक से। अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की जिंदा नाक लगाने का प्रयत्न किया गया और यह प्रयत्न सफल भी रहा। अंत में क्या मूर्तिकार ने फाइनल डिसीजन लिया कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का उसने सुझाव दिया और जिंदा नाक लगाने का प्रयत्न किया गया और यह उसका प्रयत्न सफल भी रहा और अंत में जिंदा व्यक्ति की नाक ही लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के जिंदा नाक लगा दी गई, लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए, ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखी। इसका आंसर हम देखते हैं। पाठ में आए ऐसे व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर बहुत ही करारी चोट करती हैं। इंग्लैंड में अखबारों की जो कथनें होती थी वह हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, जिसमें लिखा था कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। अर्थात जो भी खबर इंग्लैंड के अखबारों में छपती थी वो ही खबर हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में भी दूसरे दिन नजर आती थी, जिसमें ये लिखा था कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया। वही खबर हमारे हिंदुस्तान के अखबार में भी हमें देखने को मिली। दूसरा है शंख पूरे इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हमारे पूरे हिंदुस्तान में आ रही थी। रानी की बारे में जो भी खबरें थी वो रानी का आने के बारे में जो भी विचार था उसका जो गूंज थी वो पूरे इंग्लैंड में बज रहा था शंख, और उस शंख की गूंज हमारे हिंदुस्तान में भी आ रही थी। अर्थात जो जो वहाँ खबरें चर्चा में थी इंग्लैंड के अखबारों में, वही चर्चाएं हमारे हिंदुस्तान में भी हमें देखने को मिल रही थी। थर्ड है सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों में नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, सब चमक उठी। जो सड़कें थी जो बरसों से उनके पर धूल मिट्टी कचरे पड़े थे, जिनकी सुध नहीं थी, उन सड़कों की सुध ली गई, उन सड़कों की साफ सफाई की गई। और जो इमारतें थी उनका श्रृंगार किया गया, इमारतों को लाइटों से और फूलों से उनकी सजावट की गई, तो सभी इमारतें चमक उठी, सभी सड़कों की सफाई हुई तो सारी सड़कें चमक उठी। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। दिल्ली में सब कुछ था, दिल्ली में सारी सड़कों पर साफ सफाई हो गई, सभी इमारतों को डेकोरेट किया गया फ्लावर से, लाइटों से, सभी जगह साफ सफाई से सड़कें चमक रही थी। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, क्या थी? जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति के ऊपर नाक नहीं थी, बस बाकी सब कुछ था। पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई, और पहरेदार जो पहरा करते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब नाक की चोरी हो गई, कब मूर्ति की नाक चली गई। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। क्या हुआ? देश के खैर ख्वाह मतलब देश के जो सरकारी अफसर थे उनकी मीटिंग बुलाई गई, और अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। और सरकारी ऑफिसर में क्या विचार विमर्श हो रहा था कि अगर इस मूर्ति की नाक नहीं मिली तो हमारे हिंदुस्तान की भी नाक कट जाएगी, एक तरह से ये अपमान होगा। तो पुरातत्व विभाग की सभी फाइलों के पेट चीरे गए, परंतु कुछ भी पता नहीं चला। और यह सब पता लगाने के लिए उन्होंने जितनी भी पुरातत्व मतलब जितनी भी प्राचीन विभाग की जितनी भी फाइलें थी उन सभी को निकाल के चेक किया गया, लेकिन उन फाइलों से ये पता ही नहीं चला कि इस मूर्ति की को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था और इसकी नाक कहाँ चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। प्रश्न 7। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, ये बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है? लिखिए। यहाँ नाक को मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक बताया गया है, ये पूरी कहानी में यही देखा गया है। तो ये व्यंग किस तरह से इस रचना में व्यंग रचना में किस तरह से उभर कर आई है, ये बात किस तरह से उभर कर आई है व्यंग के रूप में, हमें ये देखना है। इसका आंसर हम देखते हैं कि नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है।
हमेशा से हम कहते हैं, कोई भी जनरल बात होती है तो हमारे कहते हैं कि ये काम मेरा नहीं हुआ तो मेरी नाक कट जाएगी, हम बोलते हैं ना ऐसे बातों बातों में। तो यहाँ नाक किसका द्योतक है? हमारे मान सम्मान का। तो यही कह रहे हैं कि नाक सदा से क्या रहा है? नाक हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का ही प्रतीक रही है। तो प्रतिष्ठा के प्रतीक इसी नाक को इस व्यंग रचना का विषय बनाया गया है। तो प्रतिष्ठा के प्रतीक कौन है? प्रतिष्ठा का प्रतीक नाक। तो प्रतिष्ठा के प्रतीक इसी नाक को इस व्यंग रचना का आधार माना गया है। साथ ही देश की सभी सरकारी व्यवस्थाओं, मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की गुलामी भरी मानसिकता पर भी कठोर प्रहार किया गया है। और साथ में हमें क्या देखने को मिला इस लेसन में, कि जो हमारे देश की सभी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन सब की जो गुलामी भरी मानसिकता है, अंग्रेजों के प्रति जो उनकी चापलूसी करने की आदत है, और उनकी जो अंग्रेजों की गुलामी भरी मानसिकता है, उस गुलामी भरी मानसिकता पर, उनकी विदेशों की चापलूसी करने की आदत पर एक प्रकार का कठोर प्रहार किया गया है। देश को स्वतंत्र हुए आज हमें काफ़ी समय बीत गए, पर फिर भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों उसी गुलामी भरी मानसिकता में आज भी जीवन जी रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुआ काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन आज भी वो सरकारी अधिकारी हैं उसी गुलामी भरी मानसिकता में अपना जीवन जी रहे हैं। जॉर्ज पंचम के लाट की इस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी, परंतु एलिजाबेथ के भारत आने के कारण अचानक से टूटी नाक महत्वपूर्ण हो उठी। इतने समय से वो नाक टूटी पड़ी थी, जब तक तो किसी को नहीं पड़ी थी, तब तक तो किसी को उस मूर्ति की नाक की चिंता नहीं थी। पर अचानक से उस मूर्ति की नाक की चिंता होने लगी। क्यों होने लगी? क्यों? क्योंकि उस विदेशी स्थान से वहाँ की रानी हमारे देश में आ रही थी। तो रानी को जब ये पता चलेगा कि मेरे देश के जो राजा थे पुराने, जॉर्ज पंचम, उनकी मूर्ति की नाक चली गई, तो हमारे अफसर को लग रहा था कि एक प्रकार से रानी का अपमान होगा। तो रानी का अपमान नहीं हो, उनको इस बात की चिंता थी, अपने आत्मसम्मान की तो चिंता थी ही नहीं उन्हें। उन्हें तो ये चिंता थी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की इस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी। बस उनको ये थी कि भारत में रानी आ रही है, और रानी जब आकर देखेगी कि मूर्ति पर नाक नहीं है, तो ये रानी का अपमान होगा। और सरकारी तंत्र तथा अन्य कर्मचारी भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हो उठे, और उस नाक को फिर से लगाने के लिए हर प्रकार की कोशिश की गई, हर प्रकार का जोड़ तोड़ करने की कोशिश में सब लग गए थे। उनके बीच मचा हुआ हड़कंप देखने के लायक था। उनके बीच में उस नाक को लगाने के लेकर जो हड़कंप मच गया, मतलब जो तूफान आया उनके बीच में, आपस में वो लोग जो परेशान हो गए, वो परेशानी, उनकी चिंता देखने के लायक थी। और ये निश्चित रूप से उस गुलामी की मानसिकता का ही असर था कि वे जॉर्ज पंचम की नाक को अब और देर तक टूटी हुई नहीं देख सकते थे। और ये जो हड़कंप था वो उनकी इस गुलामी की मानसिकता को ही बता रहा था कि वे आज भी विदेशों की जो गुलामी है, आज भी वहाँ के वेस्टर्न कल्चर को, वहाँ के राजा को आज भी इतना महत्व दे रहे हैं। ये उनकी उसी मानसिकता को दिखा रहा था कि आज भी जॉर्ज पंचम की नाक को और अब देर तक वे टूटी हुई नहीं देख सकते थे, न ही इस दशा में एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे, और न ही वो चाहते थे कि रानी उस टूटी हुई नाक को मूर्ति को देखे कि जिसमें नाक ही नहीं है। वे नहीं चाहते थे कि रानी के सामने हमारा इम्प्रेशन खराब हो, हमारा जो हमारा ये जो इम्प्रेशन है कि रानी की उसी देश के शासक की नाक नहीं है, तो ये चाहते थे कि अगर उस जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी तो रानी के सामने हमारी नाक कट जाएगी। तो यही देखने को मिलता हमें कि वे लोग, यह निश्चित रूप से अब गुलामी की मानसिकता का ही असर था कि वे अब जॉर्ज पंचम की नाक को और अधिक देर तक टूटी हुई नहीं देख सकते थे, और न ही इस दशा में वे रानी एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न 8। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने के बाद से लेकर किस और संकेत करना चाहता है? इसका आंसर हम देखते हैं। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर किसी भी भारतीय नेताओं, यहाँ तक कि बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक का संकेत है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी हुक्काम चिंतित थे, सभी सरकारी ऑफिस चिंतित थे, उसकी नाक तो अपने देश के महापुरुषों की बात तो दूर, देश के किसी शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। अर्थात उसी जॉर्ज पंचम की नाक हमारे महापुरुषों की नाक से मैच तो कर नहीं रही थी, ये तो एक अलग बात है,
बल्कि हमारे देश में जो बच्चे शहीद हुए उन बच्चों की नाक से भी उनकी नाक मैच नहीं हो रही थी। तो देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी उनकी नाक छोटी थी, जिसके लिए इतना तहलका मचा रखा था। तो इस तरह जॉर्ज पंचम की गणना गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी। तो इस तरह क्या दिखाया गया इसके अंदर? लेखक ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि उनकी नाक तो अपने देश के महापुरुषों की नाक से तो मिलना बहुत दूर की बात थी, और देश के लिए शहीद हुए जो बच्चों की नाक थी उनकी नाक उनसे भी छोटी थी। तो इस तरह जॉर्ज पंचम की गणना किससे की गई? हमारे देश के जो महान शासक थे, जैसे गोखले थे, तिलक थे, शिवाजी थे, गांधी जी थे, पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन सब की तुलना में नगण्य थी। क्या थी नगण्य? जॉर्ज पंचम की नाक। यहाँ लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक हमारे देश में जो शहीद हुए बड़े बड़े नेता हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, गोखले जी हैं, तिलक हैं, शिवाजी हैं, इन सब की नाक से जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी। और हमारे देश में जो बच्चे शहीद हुए उन बच्चों की नाक से भी किसकी नाक छोटी थी? जॉर्ज पंचम की। कहने का मतलब हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के सामने जॉर्ज पंचम का कोई महत्व नहीं था। हमारे देश के नेताओं का जो बलिदान है वो इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि जॉर्ज पंचम की नाक। तो यहाँ पर प्रशंसा, यहाँ पर क्या चीज़ मायने रखती है? हमारे देश के नेताओं को प्रशंसनीय माना गया है, उनके बलिदान को प्रशंसनीय माना गया है, ना कि जॉर्ज पंचम को, ना कि उनकी नाक को। अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक हमारे देश के नेताओं की नाक से बहुत छोटी थी। यहाँ ये व्यंग किया गया है और इसके बारे में यहाँ लेखक संकेत करना चाहता है। प्रश्न 10 है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो यह वाक्य कहकर लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अर्थात नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। तो यह वाक्य कहकर लेकर यह दिखाना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था। भारत स्वतंत्र होने के बाद अपने आप में आत्मनिर्भर बन चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी हमारे देश में। कहीं अभाव था तो केवल किसका था? आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। किसका भाव था उस समय? हमारे आत्मसम्मान का, सेल्फ रेस्पेक्ट का, हमारे स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका। हमारा देश कहने को तो संपन्न हो गया, लेकिन आज भी हमारे देश में विदेशी मानसिकता को अपनाया जाता है। देश तो आज भी हमारा जो देश है उस परतंत्रता की मानसिकता से हमारा देश आज भी मुक्त नहीं हुआ है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे राजा रहे हैं। आज भी जब हमारे पुराने समय की जब बात होती है तो आज भी हमें एक हीन भावना आती है कि हमारे देश कितने समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। तो ये सोचकर आज भी हमारे अंदर एक हीन भावना उत्पन्न होती है कि वे हमारे राजा रहे हैं इतने समय तक, हम उनके गुलाम रहे हैं किसी समय में, और इस गुलामी का कलंक पीछा नहीं छोड़ रहा है। और ये गुलामी का कलंक आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। इसलिए लेखक ये कहना चाह रहा है कि दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ दिल्ली की नाक नहीं थी। अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक नहीं होना कितना बड़ा व्यंग था कि दिल्ली की नाक नहीं होना। एक विदेशी शासक की नाक कट जाने का मतलब है कि दिल्ली के शासकों की नाक कट गई है। तो दिल्ली के शासक किसको इतना तूल दे रहे हैं? उस विदेशी शासक की नाक को, ना कि अपने देश के स्वाभिमान को, देश की स्वतंत्रता को, देश के मान सम्मान को महत्व ना देकर वो एक विदेशी शासक की नाक महत्व दे रहे हैं। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ था, पर दिल्ली के पास अपना स्वाभिमान नहीं था, दिल्ली के शासकों के पास अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं था, अपने देश के प्रति देश के प्रति मान सम्मान की भावना नहीं थी। उनके मन में सिर्फ इतनी भावना थी कि किसी भी तरह से उस जॉर्ज पंचम की नाक लग जाए। तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन गुलामी का जो कलंक था वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ दिल्ली में नाक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? आंसर हम देखते हैं कि जॉर्ज पंचम के लाट मतलब मूर्ति,
जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा नाक लग जाने के कारण अखबार वाले लज्जित हो गए थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना एक छोटे बच्चे से भी नहीं की जा सके, जिसके अत्याचार को इतिहास भी शायद भूला नहीं था, उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर अपने सम्मान की नाक कटवा कर जिंदा नाक फिट कर दी गई। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा नाक लग जाने के कारण अखबार वाले एक प्रकार से अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे थे कि जिस जॉर्ज पंचम की तुलना एक छोटे बच्चे की नाक से भी नहीं मैच हो रही थी और जिसके अत्याचार को आज भी हमारा इतिहास भूल नहीं पा रहा था, उसी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर आज हम अपने सम्मान की नाक कटवा कर जिंदा नाक फिट कर दी गई। आज हम अपने सम्मान के लिए उस मूर्ति पर नाक लगाने के लिए हम एक आदमी की जिंदा नाक काट कर उस मूर्ति पर लगाने को तैयार हो गई। ये अपने आप में एक बहुत शर्म वाली बात थी। तो यह कृत्य चुल्लू पर पानी में डूबने जैसा था। यही भाव हमारे देशवासियों को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। तो एक तरह से उस दिन मातम का दिन समझाओ। इस कारण उस दिन कहीं भी किसी भी चीज का उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी भी व्यक्ति ने कहीं भी फीता नहीं काटा था, किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी भी व्यक्ति का अभिवादन नहीं हुआ, किसी प्रकार की मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी भी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ। यह दिन हमारे भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था। इसलिए आज के दिन अखबार खाली थे। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में जो हमारे भारत के लोग थे उनको यह महसूस हो गया कि जॉर्ज पंचम एक विदेशी शासक जिसने हमारे देश पर इतने समय तक अत्याचार किया, आज उस शासक की मूर्ति पर हमारे देश के लोग, हमारे सरकारी ऑफिसर एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर उस मूर्ति पर लगाने को तैयार हो गए। ये अपने आप में ही बेहद शर्म की बात थी। इस कारण आज के दिन भारत में एक मातम जैसा व्यवहार हो गया, मातम जैसा माहौल छा गया। इस कारण उस दिन कहीं भी किसी भी चीज़ का कोई सम्मान नहीं हुआ, कहीं किसी का अभिवादन नहीं हुआ और यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था। इसलिए आज के दिन अखबार एकदम खाली थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आएगा, आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए। इसमें बच्चों और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं वे भी आपको बता रही हूँ, कुछ मैं आपको बोल के समझा रही हूँ और इसके अलावा और भी मैं कुछ आपको लिंक पे दूंगी जो आप उस क्वेश्चन के आंसर को जरूर देख लीजिए। जॉर्ज पंचम की नाक की लंबी दास्तान क्या है? इसका आंसर हम देखते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक की बहुत ही लंबी दास्तान है कि जिस नाक के लिए अखबारों के पन्ने रंगीन हो गए थे। बहस तो इस बात की हो रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दिया जाए या उसको हटा दिया जाए। कुछ लोग इसके पक्ष में बात कर रहे थे कि कुछ विपक्ष में थे और ज़्यादा लोगों की संख्या तो खामोशी में थी। कुछ लोग नाक को लगाने के पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे, तो अधिकतर लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल खामोश थे। और जो लोग खामोश थे उनकी ताकत दोनों तरफ थी, उनकी ताकत दोनों तरफ थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की रखवाली के लिए पहरेदार तैनात कर दिए गए, तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसकी नाक तक पहुंच जाए। और हिंदुस्तान में जगह जगह पर ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। और भी हमारे हिंदुस्तान में जगह जगह और भी जो मूर्तियां थी उन पर भी लोगों के हाथ पहुंच गए, तो उन्हें तो शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया। और कहीं कहीं पर तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला का युद्ध होता था और कहीं कहीं तो शाही जो मूर्तियां थी उनकी नाक के लिए गोरिल्ला का युद्ध भी होता था। तो उसी जमाने में ये हादसा भी हुआ था। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति की नाक अचानक से गायब हो गई, तो सभी हथियारबंद पहरेदार गश्त लगाए अपनी जगह तैनात रहे, लेकिन उन पहरेदारों को ये पता ही नहीं चला कि कब नाक चली गई, कब नाक चोरी हो गई। तो ये जॉर्ज पंचम की नाक जो हटी है उसके बारे में ये बहुत ही लंबी दास्तान है, ये आप जरूर से पढ़ लीजिएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, मूर्तिकार दिल्ली में आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्यों? मूर्तिकार दिल्ली में आया और उसने आकर क्या देखा? सभी जो सरकारी शासक थे उनके चेहरे जो लटके हुए थे, उनके चेहरों पे एक अजीब सी परेशानी दिखाई दे रही थी उस मूर्तिकार को। तो कुछ चेहरे लटके हुए थे, कुछ चेहरे उदास थे, तो कुछ चेहरे बहुत ही चिंतित थे। उन सभी लोगों की जब उसने यह हालत देखी, लाचार कलाकार की आंखों में उनकी हालत को देखकर आंसू आ गए।
मूर्तिकार उनकी इस परेशानी को जानना चाहता था। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो जब मूर्तिकार ने उन सब के लटके हुए चेहरे देखे, उन सबको चिंतित देखा, तो मूर्तिकार को उन सब की उदासी, उन सब की चिंता को देखकर मूर्तिकार की आंखों में भी आंसू आ गए। उसको भी चिंता हुई उन सब की चिंता को देखकर। इतने में ही उसके कानों में एक आवाज़ आई कि मूर्तिकार, आपको जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लर्क को फाइलों में कुछ नहीं मिला तो हुक्कामों ने फिर क्या किया? जो एक क्लर्क रखा गया था उस पुरानी फाइलों को ढूंढने के लिए, तो उस क्लर्क को फाइलों में पत्थर के बारे में कुछ विवरण नहीं मिला। तो हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। सरकारी ऑफिसर थे, उनको जब ये पता चला कि फाइल से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इस मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया है, तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक खास कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी के जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसा भी हो, ये काम तो हमें किसी भी हालत पर करना ही है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक हमें लगानी है। अब से इस नाक की जिम्मेदारी आप पर है। और मूर्तिकारों को फिर बुला गया और मसला हल कर दिया गया। फिर से एक क्लर्क को ये काम सौंपा गया, फिर से एक कमेटी बिठाई गई और फिर से ये सब डिसाइड किया गया कि किस तरह से ये नाक का काम हमें पूरा करना है। और अब से इस नाक की जिम्मेदारी उस कमेटी पर डाल दी गई और मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया और मसला हल कर दिया गया। उसने कहा, पत्थर की किस्म का पता न लगने पर परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं ये पता लगा कर ही रहूँगा कि ये पत्थर कहाँ से आया है। और मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारूंगा और जहाँ जिस भी पत्थर से ये मूर्ति बनी है उस पत्थर को मैं खोज कर ही लेकर आऊँगा। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उसे ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इन्हें आप ध्यान से पढ़िए। बाय बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।